नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर किसान अपनी कई मांगों को लेकर दिल्ली चलो नारे के साथ आंदोलन शुरू कर दिया है। बड़ी तादाद में पंजाब, हरियाणा से लेकर कई राज्यों के किसान भाई 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं और इस वजह से देश की राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जवान मुस्तैद कर दिए गए हैं। दिल्ली की सुरक्षा ऐसी कर दी गई है कि दिल्ली में परिंदा पैर भी न मार सके। हरियाणा, पंजाब की सीमाएं पूरी तरीके से सील कर दी गई हैं। कई जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। दिल्ली में एक बार एक महीने धारा 144 लागू कर दी गई है। किसानों को रोकने के लिए क्या है पुलिस प्रशासन की तैयारी, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह और देश में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। स्वामीनाथन ने भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई। किसानों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने इस हफ्ते ये मास्टर स्ट्रोक चला, लेकिन एक बार फिर से किसान सड़क पर उतर गए। किसान सालों से उसी स्वामीनाथन आयोग को हथियार बनाकर आंदोलन करते आए हैं, जिसे केंद्र सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या स्वामीनाथन आयोग का वो हथियार जो आज भी देता है किसान आंदोलन को धार, आखिर कैसे, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले किसानों का यह आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे में आंदोलन को लेकर सियासी नफा नुकसान की बात होने लगी है। किसान आंदोलन से इस बार कई खास चेहरे गायब हैं। बावजूद इसके अगर किसान आंदोलन जोर पकड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में जीत को कितना असर डालेगा, कितना प्रभावित करेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। आंदोलन शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश से खबर आई कि किसान आरएलडी इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने के बाद एनडीए के पाले में आ गई। आरएलडी नेता जयंत चौधरी का उत्तर प्रदेश के किसानों पर खासा असर है। ऐसे में आंदोलन का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर कटीले तार इस वक्त लग चुके हैं। कंटेनर और कंक्रीट की दीवारें बन चुकी हैं। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। दिल्ली के बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान मुस्तैद कर दिए गए हैं और इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है ताकि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। और खासतौर से बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई दिल्ली में दाखिल ना हो सके। आरएएफ मुस्तैद है, पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है और यह सारी की सारी तैयारी 13 फरवरी को किसान भाइयों के दिल्ली कूच के लिए है। हरियाणा से सटे दिल्ली का सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, दिल्ली के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है।
धारा 144 लागू कर दी गई है और सरकार की तरफ से किसान भाइयों को दिल्ली में घुसने से रोक रखा है। हिंदुस्तान लोकसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया है। किसान भाइयों ने एक बार फिर से दिल्ली घेराव की तैयारी कर ली है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर कई राज्यों के किसान भाई देश की राजधानी दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसान भाइयों ने इसे दिल्ली चलो मार्च का नाम दिया है। किसान भाइयों का यह आंदोलन 2020 और 21 में हुए आंदोलन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है और पिछली बार की तरह देश के अलग अलग राज्यों से किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए बड़ी तादाद में किसान भाई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस बार किसान अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली और राशन भी लेकर आए हैं जैसे पिछली बार आए थे। लंबे वक्त की प्लानिंग के साथ किसान भाई देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से दिल्ली में घुसने की प्लानिंग करेंगे, लेकिन बड़ी तादाद में फोर्स है तो दिल्ली के जो बॉर्डर है वहां पर किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो सकता है। किसानों के लिए आंदोलन के लिए खास तरह की तैयारी की गई है। किसान भाइयों की तैयारी क्या है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, जरा समझिए। अन्नदाता आंदोलन के लिए किसान संगठनों ने ट्रैक्टर से 40 बार रिहर्सल की। ये बड़ी बात है और ये मार्च में की। 13 फरवरी को 15 से 20 हजार किसान भाई दिल्ली आ सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 2000 से लेकर 2500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ विद राशन बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ मूव कर रहे हैं और अब तक इस आंदोलन को लेकर अलग अलग किसान संगठनों की 100 से ज्यादा बैठक हो चुकी है, वो भी गुपचुप तरीके से। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का आवास घेरने की प्लानिंग भी बनी है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किसानों की मांग को लेकर सरकार के साथ कई बैठकें हो चुकी थी लेकिन बेनतीजा रही, कोई सहमति नहीं बन पाई थी। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि किसान आखिर किन मांगों को लेकर बार बार हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहे हैं, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहते हैं। किसान भाइयों की मांग है और उसी वजह से वो लगातार बार बार आंदोलन कर रहे हैं। किसान भाइयों की सबसे खास और पहली मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे भारत सरकार। दूसरी, किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं। सरकार किसानों का कर्ज पूरा माफ करे, किसानों के खिलाफ जो मुकदमे हुए हैं वो वापस हो, किसान लखीमपुर खीरी के पीड़ितों को न्याय दिलाने की लगातार मांग कर रहे हैं। भारत को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से बाहर निकाला जाए, किसान और खेत मजदूरों को हर महीने पेंशन दी जाए, बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। ये तमाम वो मांगे हैं जो इन मांगों को लेकर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली मूव कर रहे हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसान भाइयों ने बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है, तो पुलिस प्रशासन ने भी किसानों को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। दिल्ली से सटा हरियाणा हो या पंजाब हो, इन बॉर्डरों पर कटीले तारों को लगा दिया गया है, सड़कों पर सीमेंट के बैरिकेड लगा दिए गए हैं। इधर दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर भी बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस को तैनात कर दिया गया है ताकि किसानों को देश की राजधानी दिल्ली में आने से रोका जा सके। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की गाड़ियां और बैरिकेड खड़े कर दिए गए हैं, सीसीटीवी, लाउड स्पीकर भी लगा दिए गए हैं और दिल्ली में 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई। पुलिस प्रशासन को डर है कि कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे संगठन भी इस आंदोलन में शामिल ना हो जाए, इसलिए चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी जॉय टिर्कू को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए सुरक्षा को लेकर वो क्या बता रहे हैं।
देखिए, हम लोग हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं इंक्लूडिंग सोशल मीडिया और जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, और हमारे एडवांस स्पॉटर्स भी हम लोगों ने डिप्लॉय किए हुए हैं, डीप इनसाइड यूपी एंड इनसाइड हरियाणा, इवन एज फार एज पंजाब। तो वी आर गेटिंग लाइव इंफॉर्मेशन व्हाट इज़ हैपनिंग। और हम लोगों ने अपना जो एक अरेंजमेंट है 11 तारीख से ही नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में 11 तारीख से ही शुरू कर दिया था। मतलब कल हमने एक अरेंजमेंट इशू कर दिया था, कल से ही काम शुरू हो गया, आज भी है और कल ये फुल फोर्स पे आएगा। तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट हैं हमारे। जो हमारा लोकल अरेंजमेंट है उसमें करीब 1200 आदमी मैंने मोबिलाइज़ किए अपने ज़िले में से, इंक्लूडिंग सिपाही से लेकर डीसीपी तक। और आउट ऑफ फोर्स भी मैंने डिमांड किया है, पीएचक्यू के सामने अपना प्रस्ताव रखा है। जो भी पीएचक्यू हमें देगा, आज सवेरे जैसे पूरे ईस्टर्न रेंज को 6 कंपनी आउटर फोर्स मिली है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसान भाइयों के आंदोलन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक अगर आप हरियाणा से सिंगू बॉर्डर आते हैं या देश की राजधानी दिल्ली की तरफ आ रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा समय लेकर अपने घरों से निकलें। सिंगू बॉर्डर के आसपास ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। सिंगू बॉर्डर पर सभी कॉमर्शियल वाहनों की आवाजाही पाबंदी रहेगी। एनएच 44 के रास्ते यानी सोनीपत, पानीपत, करनाल की तरफ जाने वाली अंतरराज्यीय बसें आईएसबीटी से मजनू का टीला, सिग्नेचर ब्रिज, खजूरी चौक, लौनी बॉर्डर, खेकड़ा के रास्ते जाएंगी। इधर गाजीपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को भी दूसरा रास्ता अपनाने के लिए कहा गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी गारंटी को कानून बनाने की मांग लंबे वक्त से करते आ रहे हैं। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए लगातार उनकी मांग चल रही है। किसान जिस स्वामीनाथन के नाम लेकर बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एमएस स्वामीनाथन को सरकार ने इसी हफ्ते भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। स्वामीनाथन ने देश में सालों से चले आ रहे खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर आधुनिक तकनीकी अपनाने की वकालत की। देसी और विदेशी किस्म की अनाजों को मिलाकर नई किस्म बनाई। ये किस्में और कम वक्त से बेहतर फसल देती आ रही हैं और इनका इस्तेमाल 60 से दशक से आखिर के शुरू में हुआ था। स्वामीनाथन की इस कोशिशों से हिंदुस्तान भुखमरी से बाहर निकाला था। आज हम कई तरह के अनाज का एक्सपोर्ट करते हैं। हरित क्रांति के साथ ही स्वामीनाथन ने भी किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई सुझाव दिए थे। इनमें सबसे अहम सुझाव एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का था। साल 2004 में केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने और पैदावार बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन से संपर्क साधा। उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है। कमेटी ने साल 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसमें कई तरह की सिफारिशें की गई थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में से 5 सिफारिशों के बारे में बताना चाहता हूं जो हिंदुस्तान में लागू हो जाते तो आज हर किसान किस्मत वाला होता, उसकी किस्मत बदल जाती। जरा समझिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि सभी किसानों को सही मात्रा में पानी मुहैया कराया जाए। इसकी सिफारिश की गई कि सरप्लस और बेकार जमीन को भूमिहीनों में बांटा जाए और सबसे बड़ी सिफारिश यह थी कि औसत लागत से एमएसपी 50% ज्यादा रखी जाए। आपदाओं के दौरान कर्ज पर ब्याज की छूट दी जाए। भोजन गारंटी कानून बनाने की सिफारिश इस रिपोर्ट में की गई थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि साल 2006 से लेकर अब तक किसी सरकार ने इन सिफारिशों की पूरी तरीके से लागू नहीं किया और यही वजह है कि वक्त वक्त पर जब जब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरीके से लागू करने की मांग उठती रहती है। कहा जाता है कि अगर इस रिपोर्ट को लागू किया जाए तो किसानों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। मोदी सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर किसानों को खुश करने की कोशिश जरूर की थी। बावजूद इसके लोकसभा चुनाव से ठीक पहले
एक बार फिर से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में है, इसीलिए इस पर सियासत शुरू हो गई है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सत्ता पक्ष विपक्ष के नेताओं को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि किसान आंदोलन को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। किसानों की पहले दिन से मांग तो ये ना कि एमएसपी पर कानून लाना चाहिए। एमएसपी सरकार देने को तैयार नहीं है, तो क्या करें? ये देखिए, आप अन्नदाताओं से आपने पंगा लिया है। पहले 700 किसान शहीद हुए। आज अगर किसान अपनी मांग को लेकर के दिल्ली आ रहे हैं, तो आपने तो अंग्रेजों को ही फेल कर दिया। कटीले तार आप बिछा रहे हैं, कंक्रीट से रोड जो है बंद कर रहे हैं, हाईवेज बंद कर रहे हैं। मैं अभी अपने क्षेत्र से दिल्ली बॉर्डर जो है पे भी वही कहानी। भैया आप कह रहे हैं कि हरियाणा पंजाब के किसान आ रहे हैं, आप NH9 क्यों बंद करने की तैयारी कर रहे हैं? किसान संगठनों को आश्वासन दिया कि हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे, बातचीत होगी और एक निर्णय लिया जाएगा। 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए हैं। एमएसपी को कानूनी दर्जा देना और एमएसपी तय करना स्वामीनाथन साहब के फॉर्मूले के आधार पर, यानी कि खेती की लागत जो है, विस्तृत रूप से खेती की लागत को अनुमान कीजिए और उसका 1.5 गुना एमएसपी की घोषणा कीजिए। ये नहीं हुआ है। कल इसीलिए किसान आ रहे हैं दिल्ली प्रोटेस्ट करने के लिए, पर आपने देखा है, सभी देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है कि इन किसानों को रोका जा रहा है दिल्ली में आने से। देखो, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जो हैं, उनको हम एक ही कहना चाहते हैं कि वो भूल जाएं कि किसानों के कंधे पे बंदूक और कांग्रेस का संदूक सफल होगा। आप किसानों के कंधों पे बंदूक रख करके और अपनी कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेके घूमेंगे तो कभी भी आप सफल नहीं होंगे। जहाँ तक सवाल है किसानों की जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के प्रति वो बात कर रहे हैं, उसके प्रति हम संवेदनशीलता के साथ लगातार हर मुद्दे पर, हर मुद्दे के समाधान की दिशा में हमने सकारात्मक और बहुत ही इफेक्टिव डिसीजंस किए हैं। इस बात का उन लोगों को भी एहसास है जो लोग कि कहीं ना कहीं भ्रम के। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि साल 2020 में शुरू हुआ किसान आंदोलन को कौन भूल सकता है। किसान भाइयों ने दिल्ली की तमाम सीमाओं को कई महीनों तक घेर कर रखा, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। दिल्ली की सीमाओं पर किसान भाइयों ने कई महीने तक जमकर विरोध प्रदर्शन किया, आंदोलन किया और इस दौरान करीब 700 किसानों की मौत का दावा भी किया गया था। और उस दौरान किसान केंद्र सरकार के पास किए गए 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए लगातार आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने कानून वापस के ये आंदोलन खत्म हो गया था, लेकिन करीब 2 साल बाद एक बार फिर से किसान भाई सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है, देश भर से लगातार किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है, जिसको देखते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की ओर आने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन लोकसभा चुनाव से ऐन पहले शुरू हो रहे इस आंदोलन का असर बीजेपी पर कितना पड़ेगा, आंदोलन की टाइमिंग ये बताती है। कहीं ना कहीं आंदोलन का उद्देश्य बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कमजोर करना है, ऐसा राजनीति के जानकार कहते हैं। लेकिन जमीन पर आंकड़े क्या बता रहे हैं? केंद्र सरकार किसान आंदोलन को लेकर एक्शन में तो है, लेकिन घबराहट भी महसूस कर रही है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। और जानकारों का यह भी कहना है कि किसान आंदोलन ज्यादा टिकने वाला नहीं है इस बार। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि क्यों ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। इस बार किसान आंदोलन ज्यादा टिकने वाला नहीं है और इस आंदोलन से लोकसभा चुनाव पर ज्यादा असर पड़ने वाला भी नहीं है, उसको समझना भी बहुत जरूरी होगा। इस बार आंदोलन को पिछली बार की तरह सभी किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त नहीं है। यह किसान आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर पर नहीं हो रहा है, इससे अलग अलग किसान संगठन मिलकर आयोजित कर रहे हैं। और पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था, उसका सबसे चर्चित चेहरा गुरुनाम सिंह चडूनी ने बनाई थी दूरी। इसके अलावा 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव किसान आंदोलन के साए में हुआ था, फिर भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा था।
बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में से 15 सीटें हारने के बावजूद 70% निर्वाचन क्षेत्रों पर जीत हासिल की थी। 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी आरएलडी ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन लोकसभा चुनाव में आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज ही आरएलडी और बीजेपी के बीच गठबंधन का ऐलान हो चुका है। मैं आपको जयंत चौधरी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया है। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार का ही नहीं, ये हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। तो जयंत चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और आने वाले वक्त में पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो लड़ाई है वो बहुत दिलचस्प होती दिखाई देती है। बहरहाल देश की राजधानी दिल्ली में किसान भाइयों का कूच और दिल्ली पुलिस की तैयारी, सरकार की तैयारी, अगले 24 घंटे में क्या होगा ये तस्वीर हर किसी के सामने साफ हो जाएगी। लेकिन मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपसे ये अपील और गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली के बॉर्डर के आसपास से गुजरना चाहते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि बॉर्डर के हालात चूंकि बंद कर दिए गए हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करिए। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।